अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IR नॉलेज स्फीयर विद मी फातिमा जुदून। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, नेशन स्टेट सिस्टम की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम है क्या, स्टेट बेसिकली होती क्या है, इसकी इमरजेंस कहाँ से हुई नेशन स्टेट सिस्टम की, और इसके सेटबैक्स क्या हैं। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेट्स की तरफ कि स्टेट्स क्या होती है या नेशन स्टेट क्या होती है। स्टेट जो होती है बेसिकली वो एंटिटी, उसको हम स्टेट कहेंगे जिसके पास ये 4 फीचर्स होंगे, जिसमें सबसे पहला आ गया टेरिटरी, दूसरे नंबर पर आ गया पॉपुलेशन, यानी एक स्टेट जिसकी शुड मस्ट हैव अ टेरिटरी, शुड मस्ट हैव अ पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग इन दैट सर्टेन टेरिटरी। उसके बाद उस पॉपुलेशन के ऊपर एक सर्टेन गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि उस टेरिटरी को गवर्न करे, और उस गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी हो कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करे और अपने रिलेशंस बनाए दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो वो एंटिटी जिसके पास ये चारों चीज़ें होंगी उसको हम क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले जो स्टेट्स होती है वो क्या कर रही होती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, इक्वली इंटरडिपेंडेंस हो रही होती है, यानी स्टेट्स जो है वो क्या कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है कि एक दूसरे के साथ रिलेशंस बना रही होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो वो स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ रिलेशंस बना रही है, जो इक्वल है दूसरे स्टेट्स के, जो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। और उस सारे सिस्टम को हम कहेंगे नेशन स्टेट सिस्टम। यानी वो स्टेट्स जो कि सॉवरेन नहीं है वो क्या करेंगी, दूसरी स्टेट्स के साथ वो रिलेशंस नहीं बना सकती। तो वो स्टेट्स जो कि दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस बना सकती है उनको हम क्या कहेंगे कि वो सॉवरेन स्टेट्स हैं। तो अब चलते हैं कि इसके इमरजेंस की तरफ कि नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ। बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की, कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई जी 1618 से 1648 की तरफ, जब 30 ईयर वार हुई थी। उसके बाद जो है वो उस 30 ईयर वार को एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की गई, जिससे के बाद जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम बेसिकली वजूद में आया। कि जब क्या होता था कि इम्पीरियल सिस्टम था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले, जहाँ पर एम्परर्स थे वो रूल करते थे, और वो ये कहा जाता था कि जो वहाँ पर एम्परर है उसके पास डिवाइन राइट्स है, यानी वो राइट्स जो कि अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं, गॉड से उसको मिले हैं। और चर्च जो है वो यूज़ किया जाता था, यानी उसके वक्त जो कैथलिक्स थे वो जो है वो क्या किए जाते थे, चर्च यूज़ किया जाता था किसी भी एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हम आज प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। तो वो ग्रुप क्या हुआ, उसने पोप की पावर को चैलेंज किया, उसने पोप की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स के अंदर उसको चैलेंज किया, उसने एम्परर को चैलेंज किया अगेंस्ट कैथोलिक्स, और ये 30 ईयर वार जो है वो शुरू हो गई। और इसके एंड में जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हमें देखने को मिलती है कि ये ट्रीटी हुई थी, और जिसने नेशन स्टेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के अंदर। अब ये जो नेशन स्टेट सिस्टम है इसके हैं जी 5 प्रिंसिपल्स, या हम एलिमेंट्स ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम भी कह सकते हैं, कि जिसमें क्या कहा गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में कि जो स्टेट्स होंगी वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनको दी जाएगी, यानी कि स्टेट्स का जो अफेयर्स है, चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स है चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसमें कोई भी दूसरी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, के जो सारी की सारी स्टेट्स हैं वो इंटरनली एक्सटर्नली वो क्या है, सॉवरेन है, यानी खुद मुख्तार है, और उनके अफेयर्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड फ्रीडम, के सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होंगे, उन स्टेट्स के अंदर जो रह रहे हैं वो इक्वल होंगे और उनको हर तरह से आज़ादी हासिल होगी। चौथे नंबर पर ये कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन, के जो सारी की सारी स्टेट्स होंगी वो स्टेट उनको तब माना जाएगा जब दूसरी एंटिटीज़ जो है वो उसको क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज़ करेंगी एज अ सॉवरेन स्टेट। जब तक दूसरी कंट्रीज़ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उस रिस्पेक्टिव स्टेट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती तो वो स्टेट अपने इंटरनेशनल रिलेशंस किसी भी दूसरी स्टेट के साथ नहीं बना सकती, और ना ही वो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिस्सा ले सकती है।
उसके बाद आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि कोई भी स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती दूसरी स्टेट के अफेयर्स के अंदर। अब ये जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल इक्वालिटी का, इसको चैलेंज किया 18वीं सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ने, कि जो स्टेट है जिसमें 1000 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो किस तरह इक्वल हो सकती है स्टेट के साथ जिसके अंदर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो इसको चैलेंज किया गया उस वक्त, और उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें 1919 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, या हम यूँ कहा जाए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, इसमें डिफरेंट फेजेस भी आ जाते हैं। ये नेशन स्टेट सिस्टम किस तरह इमर्ज हुई। सबसे पहला फेज़ जो है वो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई स्टेट्स के दरमियान और इम्पीरियल पावर्स के दरमियान। तो हमने देखा कि जो स्टेट्स थी उन्होंने डिफीट कर दिया इम्पीरियल पावर्स को, नेशन स्टेट सिस्टम तब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ये कहा जाता है। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, तो उसमें जो बड़ी स्टेट्स थी उनको बुलाया गया था ट्रीटी को साइन करने के लिए, जबकि जो छोटी स्टेट्स थी उनको निगलेक्ट किया गया था। बड़ी स्टेट्स लाइक जर्मनी को जो है वो बुलाया गया था कि वो जो है वो क्या करे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को आकर साइन करे, ताकि पीस हम दोबारा से जनरेट कर सकें इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो स्टेट्स थी नेशन स्टेट सिस्टम, वहाँ से शुरू से ही जो है वो थोड़ा सा सप्रेस होना शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड फेज़ हम देखते हैं जब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर नेशन स्टेट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, वो थी जी डीकोलोनाइजेशन की फ़ेज़ 1945 के बाद, जब बहुत ज़्यादा एम्पायर्स जो है वो ब्रेक डाउन हुई, और जैसे हमारे पास ब्रिटेन एम्पायर आ गई वो ब्रेकन डाउन हुई, और हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान आए, डिफरेंट जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो भी वजूद में आई। उसके बाद फेज़ 3 इसकी आ जाती है जब पोस्ट कोल्ड वार एरा के बाद, यानी कोल्ड वार जो है वो जैसे हमने देखा कि दो पावर्स यूएस और यूएसएसआर के दरमियान ये कोल्ड वार जो थी, इनके बाद जब यूएसएसआर 1989 के अंदर इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई और कोल्ड वार जो है वो हमारे पास ख़त्म हुई, तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वजूद में आई, जिनको आज हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये जो सारा का सारा नेशन स्टेट सिस्टम है, ये जो है वो इसको बहुत ज़्यादा इसका सेटबैक्स भी है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया गया है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया गया है आजकल के फैक्टर के अंदर, बल्कि ये कहा जाता है कि नेशन स्टेट सिस्टम इवन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो फैक्टर्स जिन्होंने नेशन स्टेट सिस्टम को अफेक्ट किया वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ गया ग्लोबलाइजेशन के, जैसे जैसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हुई, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया। इजीली लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और इस तरह जो स्ट्रॉन्गर नेशंस हैं वो पुअर नेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि रॉ मटेरियल के लिए, और जो पुअर नेशन है एज अ रिज़ल्ट वो स्ट्रॉन्गर नेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट्स के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, जो पुअर नेशंस हैं उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से भी वो जो है वो स्ट्रॉन्गर नेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है टुडे वर्ल्ड के अंदर। तो ये सॉवरेनिटी जो है उसको जो ख़तरा है नेशन स्टेट सिस्टम की। उसके बाद आ गया इंटरडिपेंडेंस, कि ये जो सारी की सारी स्टेट्स है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कोई इकनॉमी की वजह से, कोई कल्चर की वजह से, कोई किसी चीज़ की वजह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है इसने भी जो हमारी सॉवरेनिटी है उसको क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। उसके बाद आ गई न्यूक्लियराइजेशन, ये फैक्टर भी इसने भी जो है हमारा नेशनल स्टेट सिस्टम है इसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, इसको सेटबैक है ये कि कुछ कंट्रीज़ के पास जो है वो क्या है न्यूक्लियर पावर है लेकिन कुछ के पास नहीं है। तो वो कंट्रीज़ जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर, उनको जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए उन कंट्रीज़ के ऊपर जिनके पास है। तो ये भी क्या कर रहा है, जो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स का जो एलिमेंट था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का या फिर नेशन स्टेट सिस्टम का, उसको क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। उसके बाद आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या कर रही होती हैं, लोन दे रही होती है किसी भी कंट्री को, टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो एज अ रिज़ल्ट उसको प्रोग्राम दे रही होती है, उसकी पॉलिसी की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही होती है। तो ये भी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने भी
बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है नेशन स्टेट सिस्टम को और प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन की है। और ये मजबूर कर रही होती है कंट्रीज़ को कि वो जो है वो डिसीजंस ले अकॉर्डिंग टू देम। जैसे कि आजकल पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, कर्जे ले रहा है IMF से, तो एज अ रिज़ल्ट वो हमें जो है वो एक पॉलिसी दे देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने क्या कर एक्ट करना है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन है। उसके बाद आ गया हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। इसने भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है नेशन स्टेट सिस्टम को, जिसमें कंट्रीज़ जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर रही होती, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से दूसरी कंट्रीज़ को कंटेन कर रही होती है। उसके बाद आ गया जी यूनाइटेड नेशंस। जैसे कि हमने देखा, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 कंट्रीज़ को जो है वो क्या कर दिया गया है, वीटो पावर्स दे दी गई है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि कंट्रीज़ की इंटीग्रिटी को थ्रेट है। यानी ये किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर के अंदर ये इंटरफेयर कर सकते हैं। और एक पावर, ये 5 पावर्स है, जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो इनके पास राइट है कि वो उस कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास हो रही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो उसको वीटो करके वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है वो कंट्रीज़ को उसको अफेक्ट कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बिग पावर्स है जो कि डिसीजंस ले रही होती हैं वर्ल्ड का, जबकि बाकी जो कंट्रीज़ है कि उनकी कोई भी डिसीजन नहीं माना जाता। कि जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं जनरल असेंबली के अंदर, वो अगर सारी की सारी स्टेट्स एक ही रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वोट देती है, लेकिन इन 5 बिग स्टेट्स में से कोई भी उस डिसीजन को वीटो कर देता है, तो क्या होता है कि वो डिसीजन नहीं माना जाता। तो ये इक्वालिटी का जो एलिमेंट है नेशन स्टेट सिस्टम का, उसकी वायलेशन है। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं नेशन स्टेट सिस्टम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स के ऊपर बनाऊंगी वीडियो, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं।